चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बोल रहा है एक हीटिंग एलिमेंट है नाइक्रोम का और कनेक्टेड टू ए 230 वोल्ट सप्लाई। बोला 230 वोल्ट सप्लाई है, तो हम सबसे पहले लिख देंगे सॉल्यूशन। सप्लाई वोल्टेज इक्वल टू 230 वोल्ट। ठीक है। इसके बाद इनिशियल करंट इक्वल टू है हमारे पास 3.2 एम्पियर। तो बोल रहे हैं कि इनिशियल रेसिस्टेंस निकालेंगे हम इसमें। इनिशियल रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन I। ये हमको I1 ले लेते हैं, ये हमारा V है। और इसमें हमको निकालना है कि व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। तो ये समझना है ये टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ कंडक्टर का है, जिसमें हमको फाइनल टेम्परेचर निकालना है। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया रेसिस्टेंस V अपॉन I। तो V कितना है 230 वोल्ट और इसके बाद 3.2 एम्पियर इक्वल टू 230 को डिवाइड करते हैं किससे 3.2 से। तो 3.2 नहीं, यहाँ पे हम इसको 2300 कर देते हैं वोल्ट अपॉन वोल्ट हटा दो, एक बार डायरेक्ट ओम लिखेंगे, यहाँ 32 लिख देते हैं। ये डेसिमल हमने क्रॉस किया तो 10 ऊपर गया है, ये ओम लिख देते हैं। तो यहाँ पे 0 दे दो और ये 32 से डिवाइड करो, इससे 32 से। ठीक है ना। अब ये हो जाएगा 7 टाइम्स में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 32 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14 4 से 7 ऐसे 2 to 4 यहाँ हो गया 6। ये कैंसिल आउट हो गया 60। तो 1 टाइम्स में चला जाएगा 32, यहाँ पे 8 आ गया और यहाँ पे 8 आ गया और ये बच गया 5 3 2। यहाँ पे डेसिमल देंगे 0 आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा 8 3 का 24। बोल रहे 32 में हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 16 1 25 256। या 4 हो जाएगा, ये 7 में से 5 गया 24, मतलब कितना 71.8। बस रहने देते हैं इसी। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा इक्वल टू आंसर 71.8 ओम। ठीक है। इनिशियल रेसिस्टेंस हमारा ये 71.8 ओम आया है। अब बोल रहा है कि इनिशियल टेम्परेचर। इसके बाद क्या बोल रहा है कि विच सेटल आफ्टर फ्यू सेकेंड टू ए स्टडी करेंट वैल्यू। बोल रहा है स्टेडी करंट हमारे पास क्या है, ये है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्टेडी करंट इक्वल टू 2.8 एम्पियर है। इसको हम I2 मान लेते हैं I2। तो बोलते हैं स्टेडी रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं। रेसिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन I। इसी फार्मूला में यूज करेंगे तो वोल्टेज तो सेम होगा, दोनों को एक ही एलिमेंट है, इसी एलिमेंट को 230 वोल्ट सप्लाई दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये 230 वोल्ट अपॉन 2.8 एम्पियर हो गया। अब इसके बाद इसमें भी हम डेसिमल हटाते हैं 2300 अपॉन 28 ओम। बोल रहे हैं इसका रेसिस्टेंस आएगा इक्वल टू डिवाइड करेंगे हम तो 82.14 ओम। ठीक है। अब बोल रहे हैं कि हमारे इसको हम मान लेते हैं R1 और इसको मानते हैं R2। ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि रूम टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। और हमको फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। हमको वी हैव टू फाइंड द फाइनल टेम्परेचर। और एक और चीज़ दिया हुआ है इसमें, ये हमारा अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम फार्मूला यूज करने वाले हैं। बोल रहे हैं कि रूम टेम्परेचर इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है, यहीं पे लिख देते हैं रूम
टेम्परेचर इजकल टू 27 डिग्री सेल्सियस इजकल टू हम T1 मान लेते हैं। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ T2 इजकल टू व्हाट, ये हम निकालने वाले हैं। ये ठीक है, T2 इजकल टू व्हाट, क्या T2 का वैल्यू होने वाला है। तो हम फार्मूला लगाने वाले हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट का, अल्फा इजकल टू T2 माइनस T1 अपॉन T1 R1 माइनस R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये चला जाएगा इधर, तो T2 माइनस T1 इजकल टू R2 माइनस R1 अपॉन अल्फा R1। ये फार्मूला हमारा यूज होने वाला है। तो बोल रहे हैं ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं T2 माइनस T1 इक्वल टू R1 कितना, R2 कितना है हमारे पास 82.14 ओम माइनस ये कितना है 71.8 ओम, 80 ले लेते हैं 00, इसके बाद नीचे में हो जाएगा 71.8 और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा अल्फ़ा का वैल्यू यहीं पे लिख देते हैं, अल्फ़ा 1.7 कितना है 1.7 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर -4 डिग्री सेल्सियस पर। तो अब बोल रहे हैं 82.14 में से 71.80 माइनस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4, ये हमारा 3 हो जाएगा, इधर से कैरी आ गया 0, इधर से कैरी आ गया कितना आ गया, और इसमें से ये गया तो 0 हो गया और यहाँ से 1, 10.34, ये हमारा ऊपर हो गया 10.34 अपॉन 71.8 इंटू 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4, ये हो जाएगा, ये ओम है तो यहाँ पे ये ओम कैंसिल आउट हो गया। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे ओम ब्रैकेट में निकाल लिया हमने, यहाँ पे ये दोनों का ओम और ये ओम, ये यहाँ पे भी ओम है, ओम कैंसिल आउट हो गया। तो हम इसको लिखते हैं 10.34 अपॉन 71.8 इंटू 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4। अब ये डिग्री सेल्सियस पर है तो इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट डिग्री सेल्सियस दे देते हैं और पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 840.5 ऐसा डिग्री सेल्सियस आएगा। ये किसके बराबर है T2 अपॉन T2 माइनस T1 के बराबर, कितना आ जाए 840.5 डिग्री सेल्सियस। बोल रहा है T1 का वैल्यू कितना है हमारे पास 27 डिग्री, बोल रहा है कि T2 इजकल टू हो जाएगा 840.5 प्लस T1 इजकल टू 840.5 प्लस 27। अब इसको हम जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 7.5 हो गया है, यहाँ पे 7 आ जाएगा, ये 4 2 6 और ये 867.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो होगा वो हमारा फाइनल स्टेडी स्टेट में जो टेम्परेचर होगा वो 867.5 डिग्री सेल्सियस होगा, जिस पे हमारा इस नाइक्रोम जो दिया हुआ है हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम का बना हुआ है उसका रेसिस्टेंस कितना होगा, तो उसका रेसिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास 82.14 ओम। एक सर्किट है, सर्किट में 1 2 3 4 5 6 रेसिस्टर है, एक सेल है जो आपस में कंबाइंड है और ये कंबाइंड जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जनरल हम रेसिस्टेंस के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बेस पे इसमें हम इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस भी नहीं निकाल सकते हैं और करंट भी नहीं निकाल सकते हैं, जबकि दिया हुआ है क्या डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच। तो सबसे पहले हम ब्रांच को डिसाइड कर लेते हैं, हमारे पास ब्रांच क्या है। तो देखिए ब्रांच क्या होता है, एक जंक्शन से लेके नेक्स्ट जंक्शन के बीच में जो हमारा कंडक्टर होता है दैट इज द ब्रांच। तो बोल रहे हैं कि इसमें ब्रांच कौन सा होगा, तो ब्रांच हम लिख देते हैं
ए बी ब्रांच है हमारे पास एक, दूसरा ब्रांच है हमारे पास बी सी ब्रांच है, फिर सी डी ब्रांच है, फिर डी ए ब्रांच है, फिर बी डी ब्रांच है, ठीक है। इसके बाद एक ब्रांच यहाँ पे भी हम मान लेंगे ई एफ ब्रांच, ई एफ, ठीक है ना। जहाँ पे देखिए ब्रांच का सबसे बड़ा खासियत होता है कि करंट का अमाउंट जो होता है वो सेम होता है, करंट सेम करंट विल बी पास थ्रू ब्रांच, ठीक है। मान लेते हैं अब हमारे पास पहला पॉइंट जो होता है इसमें किरचॉफ रूल्स का यूज करने वाले हैं। तो किरचॉफ रूल्स में सबसे पहला रूल्स जॉनसन रूल होता है, और जॉनसन रूल का वर्क जो होता है वो करंट डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। तो हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि एक सेल है, सेल से हम करंट निकालते हैं। तो इससे हम आई करंट निकालते हैं, ठीक है ना। आई करंट निकालते हैं, ये करंट ऐसे यहाँ पे जाए, यहाँ ब्रांच जंक्शन मिला, जंक्शन से करंट डिवाइड हो गया, I1 इधर गया, I2 इधर गया, फिर यहाँ पे एक जंक्शन मिला तो यहाँ से करंट I3 इधर चला गया। तो इधर से मान ले सकते थे हम कि I4 करंट इधर गया है, लेकिन हम यहाँ पे मान लिया कि I2 माइनस I3 करंट इधर गया। फिर ये करंट यहाँ से, ये करंट ए से लेके बी तक में कौन जा रहा है, I1 जा रहा है। फिर ये करंट I1 यहाँ पे आया और इधर से I3 करंट आया, तो इस ब्रांच में कौन सा करंट जाएगा, I1 प्लस I3 जाएगा। तो सबसे पहले हमारा मेन करंट क्या है, I है, ठीक है। I जो है पहला ब्रांच में डिवाइड हो रहा है I1 प्लस I2, एक हमारे पास ये रिलेशन है I1 प्लस I2, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पे ये हमारे पास करंट इधर से ये आ रहा है, इधर से ये करंट जा रहा है। अब बोल रहे हैं कि यहाँ पे सेल से हमारा करंट जो निकला है वो I करंट निकला है, तो इसमें इंटर भी करना चाहिए I करंट। तो देखिए यहाँ से ये करंट जो है I2 माइनस I3 करंट इधर से आया और इस जंक्शन में, और दूसरा करंट किधर कितना आया, बोल रहे I1 प्लस I3 आया, I1 प्लस I3 आया। ये I3 कैंसिल हो गया, I2 प्लस I1, बोल रहा है यही करंट जो है फिर यहाँ से ये निकलेगा। यहाँ से जो निकलने वाला है ये करंट वो कौन सा निकलेगा, I करंट ही निकलेगा। तो I करंट ही यहाँ इंटर करने वाला है। तो ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हमारे पास। बोल रहे हैं अब यहाँ पे हम ब्रांच में आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कहाँ से कौन सा करंट जा रहा है। बोल रहा है कि ए बी ब्रांच जो है, ए बी ब्रांच, इसमें हमारा कौन सा करंट जा रहा है, I2। बी सी ब्रांच में कौन सा जा रहा है, बी सी ब्रांच है, तो I2 माइनस I3, ठीक है। बोल रहा है कि सी डी ब्रांच में कौन सा जा रहा है, सी डी में I1 प्लस I3, I1 प्लस I3, ठीक है। और डी ए ब्रांच है, डी ए बोलो या ए डी ब्रांच बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये I1 करंट जा रहा है। कौन सा करंट जा रहा है, I1 करंट जा रहा है। बी डी कहाँ पे है, बी डी यहाँ पे है, इस ब्रांच में कौन सा करंट जा रहा है, तो I3 जा रहा है, I3 जा रहा है। और ई एफ यहाँ से यहाँ तक के बीच में अगर हम करंट देखना चाहते हैं तो इस सेल से होकर भी I करंट इधर से आया, इधर से इन किया, यहाँ से निकला, और इस रेसिस्टर में कितना करंट जा रहा है, तो बोल रहा है I करंट जा रहा है, ठीक है। ये हमारा फिनिश हो गया वर्क जॉनसन रूल का। सेकेंड रूल्स जो होते हैं वो लूप्स रूल होता है। तो इसमें लूप्स रूल हमको करंट निकालना है, तो सबसे पहले हम अगर I का वैल्यू निकाल लेते हैं तो बाकी करंट का भी वैल्यू अपने आप पता लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लूप्स, क्लोज लूप्स देखते हैं। तो सबसे पहला क्लोज लूप्स जो होता है वो पहला क्लोज लूप्स इसमें कौन सा होगा, तो बोल रहे जिस जंक्शन से चलेंगे घूम के उसी जंक्शन पे वापस आना है। तो बोल रहे हैं कि ए बी डी ए, ये हमारा एक क्लोज्ड लूप है, ठीक है। क्लोज लूप में क्या होता है कि पोटेंशियल अक्रॉस द क्लोज लूप पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, द सम ऑफ, बोल रहे हैं कि इसमें जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जैसे यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तीनों का पोटेंशियल ड्रॉप अगर हम सम करते हैं तो जीरो आना चाहिए। बोल रहे हैं कि अब हम पोटेंशियल ड्रॉप को पॉजिटिव या नेगेटिव किस तरह से लेते हैं, तो इसके लिए हम बोल रहे हैं कि अगर करंट का डायरेक्शन और हमारा पथ सेम है तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे। अगर हमारा करंट और पथ का, जैसे इसमें देखिए यहाँ से ए से हम बी जा रहे हैं, करंट भी ए से बी जा रहा है। यहाँ पे देखिए हम डी से ए तक जा रहे हैं क्लोज लूप में, ए से बी गए, बी से डी आए, तो ए से बी जाने में भी करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन सेम है। बी से डी में आते समय भी करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन सेम है। लेकिन डी से ए जाने में करंट का डायरेक्शन जो है और पाथ का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट में है, तो यहाँ पे हम इसको निगेटिव लेने वाले हैं। तो देखिए इसमें इक्वेशन क्या बनने वाला है, पहला इक्वेशन हमारा हो जाएगा वहाँ पे 10I2 प्लस ये कितना है 5 है और I3 है, 5I3 प्लस, अब
चूंकि ये माइनस लेना है तो इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पे माइनस से लिख देते हैं, -5i1, और ये सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें कॉमन निकाले थे, सब में 5 है तो 2i2 प्लस i3 माइनस i1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक रिलेशन मिल गया, i1 इक्वल टू 2i2 प्लस i3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा एक रिलेशन आ गया, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा लूप हम देखेंगे क्लोज लूप। ए से चलते हैं, बी पे आते हैं, बी से सी पे जाते हैं, सी से डी और फिर ए पे वापस आ जाते हैं। तो एक दूसरा क्लोज लूप हो जाएगा ए बी सी और डी ए, क्लोज लूप है हमारे पास। ठीक है, इसमें पोटेंशियल, जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस दिस क्लोज लूप इज 0 हो जाएगा, उसका सम। तो हम देखते हैं यहाँ पे, इसका इक्वेशन बनाते हैं, 10i2 प्लस, अब वहाँ पे 5 ओम है तो 5 और i2 माइनस i3। ठीक है, प्लस अब बोल रहे हैं कि देखिए यहाँ करंट का डायरेक्शन ये है और हमारा पाथ का डायरेक्शन ये है, सी से हम डी तरफ आ रहे हैं, लेकिन करंट कहाँ जा रहा है, डी से सी तक जा रहा है। तो इसको हम निगेटिव लेने वाले हैं, या माइनस लेंगे, क्या लेंगे, 10 i1 प्लस i3, और दूसरा यहाँ पे भी हमारा निगेटिव आ जाएगा, -5i1 इक्वल टू हमारे पास 0 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 10i2 प्लस, अब ये हो जाएगा 5i2 माइनस 5i3 माइनस 10i1। ठीक है, 10i1 माइनस 10i3 माइनस 5i1 इक्वल टू 0। देखिए i2 है क्या, कुछ i2 ये 15i2 हो गया, 15i2 हो गया, ये दोनों जोड़ के i3 है, यहाँ पे है i3 और यहाँ पे हो जाएगा -15 i3 हो जाएगा, और i3 हो गया हमारे पास। फिर i1 कितना हो जाएगा, ये भी -15 i1 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम 15 है तो सब में से 15, ये 15 कैसे हो जाएगा, i2 है यहाँ पे और यहाँ पे भी 5i2 है। ठीक है, तो हम इसमें से 15 निकाल लेते हैं, तो ये i2 माइनस i3 माइनस i1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी हमारे पास हो जाएगा, इसको हम इसको हम i1 इधर कर लेते हैं, i2 माइनस i3 इक्वल टू i1, ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया। अब एक और इक्वेशन 2 को पहले सोल्व करते हैं, एक क्लोज लूप और आने वाला है, उसको भी ले ही लेते हैं। थर्ड नंबर का क्लोज लूप जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास, ए जंक्शन से स्टार्ट करते हैं, बी पे जाते हैं, बी से फिर सी पे आते हैं, सी से हम फिर ई पे आते हैं, ई से हम एफ पे आते हैं, फिर ए पे आते हैं। मतलब जहाँ से चलेंगे वहीं पे हम वापस आ जाएंगे, ये हमारा क्लोज लूप होगा। तो ये हमारा क्लोज लूप है, क्लोज्ड लूप। एक इक्वेशन और निकाल लेते हैं, बोल रहे हैं कि ये क्लोज लूप में कितने रहे, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट भी इसमें भी यही इसमें भी हैं। तो हम इसमें लिखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सेल से। तो चूंकि देखिए यहाँ पे करंट जो है लोअर टर्मिनल टू हायर टर्मिनल अंदर जा रहा है, तो इसको हम निगेटिव लेंगे, तो यहाँ पे बोल लेते हैं -10 ले लेते हैं, और करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन सेम है, तो ये हम 10i ले लेते हैं, प्लस यहाँ पे भी 10i2 हो जाएगा, और प्लस 5i2 माइनस i3 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। सिर्फ एक निगेटिव वैल्यू निगेटिव आएगा, इसका सेल का, क्योंकि ये लोअर टर्मिनल से हायर टर्मिनल बैटरी के अंदर से जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम फिर सोल्व करते हैं, -10 प्लस 10i प्लस 10i2, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 5i2 माइनस 5i3 इक्वल टू 0। इसको, इस वैल्यू को हम इधर लेके आते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10i। अब i2 कितना है यहाँ पे, 2 है, प्लस 15i2 प्लस
-5i3 इक्वल टू 0। बोल रहे हैं कि देखो अब इसमें हम 0 कैसे हो जाएगा, 10 होगा, 10 को इधर हम पुट किए हैं। अब बोल रहे हैं कि इसमें हम कितना कॉमन निकाल सकते हैं, 5 निकाल सकते हैं। बोल रहे हैं 5i प्लस 3i2 माइनस i3 इजकल टू, अब ये 5 सॉरी यहाँ पे 2 बचेगा ना, 2i। बोल रहे हैं कि अब ये 5 कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पे भी 2 बच गया, इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब बोल रहे हैं देखें यहाँ पे हम i1 इजकल टू है, इसके और इसके बीच सोल्व करते हैं। पहले दो इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं, क्या फाइंड आउट आता है देखते हैं। तो बोल रहा है कि पहला इक्वेशन है, बोल रहा है कि i1 इक्वल टू है, i1 इक्वल टू 2i2 प्लस i3 ठीक है। और यहाँ पे भी बोल रहा है कि यहाँ पे i1 इक्वल टू है, i1 इक्वल टू क्या है हमारे पास, i2 माइनस i3। अब बोल रहा है कि इक्वेशन को हम इसमें माइनस कर देते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस कर देते हैं तो ठीक है, माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 0 आ गया, इक्वल टू हमारे पास ये हो गया i2 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2i3। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि हम किसी एक को इधर उधर लेके जा सकते हैं, तो इसके पास हमारे पास आ गया i2 इक्वल टू -2i3। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया, इसको हम रिलेशन 4 बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, 4 रिलेशन बोल देते हैं। ठीक है, एक रिलेशन हमारे पास ये है i1 प्लस i2 और i1 प्लस i2, और यहाँ पे एक रिलेशन है हमारे पास i1 प्लस i2 है और i2 इक्वल टू हमारे पास i3 का रिलेशन है। तो हम इसको यूज कर लेते हैं, यहाँ पे भी आ जाएगा 2 और 3 का रिलेशन आ जाएगा। तो देखते हैं इसको करके, इसको मिटाइए, इसको जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, बोल रहे हैं कि इस इक्वेशन में अब हम पुट करते हैं किसका वैल्यू, इसी का वैल्यू i का पुट करते हैं हम। तो बोल रहे हैं कि 2i1 प्लस i2, ठीक है, प्लस 3i2 माइनस i3 इक्वल टू 2। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2i1 प्लस, अरे इसमें i1 क्यों लेके आ रहे हैं हम, हटाओ इसको हटाओ। बोल रहे हैं कि अब आप देखते हैं क्या करना है। बोल रहे हैं ये i2 का वैल्यू जो है ना हम इक्वेशन 1 में रखते हैं। किस में रखते हैं, पुटिंग इक्वेशन 1 में, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन i2, पुटिंग वैल्यू ऑफ i2 इन इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो देखिए i1 इक्वल टू है हमारे पास i1 इक्वल टू क्या है, 2i2 माइनस i3। अब बोल रहे हैं कि हमारे पास i2 इक्वल टू कितना है, -2i3। तो इसको हम लिख देते हैं 2 इंटू -2i3 माइनस i3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4i3 माइनस i3। ठीक है, इक्वल टू हमारे पास हो गया -i3 हो गया, और यहाँ पे है हमारे पास 2i2, अच्छा प्लस है ना, यहाँ पे प्लस दे देते हैं, प्लस, तो ये हो जाएगा -4i3 और प्लस i3, तो यहाँ पे होने वाला है -3i3। ठीक है, तो एक रिलेशन हमारे पास ये निकल गया, i1 इक्वल टू -3i3, इसको हम 5 दे देते हैं, 5 इक्वेशन। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास इक्वेशन देखते जाइएगा, 1 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, इसके बाद ये 5 इक्वेशन आया। बोल रहे हैं कि i2 का वैल्यू यहाँ पे आ गया है, i1 का वैल्यू यहाँ पे आया है। एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे पहले से ही बनाया है कि i इक्वल टू i1 प्लस i2। तो हम बोल रहे हैं कि i इक्वल टू
I1 प्लस I2 है, तो बोल रहे हैं कि I1 का वैल्यू हमारे पास कितना है, -3I3 है, और प्लस I2 का वैल्यू हम यहाँ से ले लेते हैं -I2, यहाँ पे है I2 इक्वल टू -2I3, तो यहाँ पे प्लस -2I3 बोल रहे हैं कि ये हो जाएगा -3I3 प्लस नहीं, प्लस माइनस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 2I3, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा -3 -2 -5I3। अब हमारे पास देखिए 3 रिलेशन आ गया, इसको हम इक्वेशन 6 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इक्वेशन 6। अब देखिए यहाँ पे एक बात हो गया है कि अब ये I2 का वैल्यू आ गया है, ये I का वैल्यू आ गया है, यहाँ पे I1 का वैल्यू आ गया है। अब ये इक्वेशन जो है 3 नंबर का जो इक्वेशन है, यहाँ पे 3 नंबर का इक्वेशन है, इसमें हम I का वैल्यू I2 का वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो एक रिलेशन हम लिख लेते हैं यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास I इक्वल टू कितना आ गया है, तो I इक्वल टू आ गया है -5I3, -5I3, ठीक है। फिर I1 इक्वल टू कितना आ गया है, तो -3I3, ठीक है। और I2 इक्वल टू कितना आ गया है, I2 इक्वल टू हमारे पास आ गया है, I2 इक्वल टू यहाँ पे आ गया है -2I3, ठीक है। अब ये तीनों I3 के फॉर्म में आ गया, I1 I2। इस इक्वेशन में देखिए I2 I3, अब ये तीनों एक ही फॉर्म में होने वाला है। तो बोल रहे हैं कि जब हम इस इक्वेशन जब हम I का वैल्यू I3 के फॉर्म में, I2 का वैल्यू I3 के फॉर्म में करेंगे तो एक का रिजल्ट आएगा हमारे पास I3 का। तो हम लिखते हैं 2 इंटू माइनस कितना है हमारे पास, -5, -2 इंटू 2 मल्टीप्लाई -5I3, ठीक है, प्लस यहाँ पे हम दे देते हैं प्लस 3I2 है, I2 का वैल्यू कितना है, I2 का वैल्यू -2I3, तो यहाँ पे +3 लिख देंगे और यहाँ पे -2I3 लिख देंगे और यहाँ पे -I3 लिख देंगे, -I3 इक्वल टू हमारे पास है 2। ये हमारा इक्वेशन हो गया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन 3, ठीक है। इसके बाद हमारे पास हो गया कि ये देखिए -10I3 हो गया प्लस, और ये हो गया 3 2 6 -6I3 हो गया और -I3 इक्वल टू 2 हो गया। अब ये तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -17I3 इक्वल टू 2, और I3 का वैल्यू हो गया, निकल गया हमारे पास -2/17। I3 का वैल्यू हमारे पास निकल गया -2/17। अब बोल रहे हैं कि इसी I3 का वैल्यू हम अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास -5 है ना, -5 इंटू -2/17, तो ये हो जाएगा इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10/17 आ जाएगा। ये कुछ करंट है तो एम्पियर में हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, बोल रहे हैं -3 इंटू -2/17, तो ये हो जाएगा -6/17 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, I2 का वैल्यू -2 इंटू -2/17 इक्वल टू हो जाएगा -4/17। सब एम्पियर है क्योंकि कि ये करंट है। क्या है, ये करंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं AB में हमारे कितना करंट आ जा रहा है, ठीक है ना। सब निकाल लेंगे यहाँ से अब हर ब्रांच का। बोल रहा है सबसे पहले I का वैल्यू आ गया, I का वैल्यू कितना आया है 10/17, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10/17 एम्पियर, ठीक है। इसके बाद I3 का वैल्यू अब हमारा कितना आ गया, -2/17, यहाँ पे हमारा निकला हुआ है I3 का वैल्यू -2/17, तो -2/17 लिख देंगे, -2/17 एम्पियर। I1 का वैल्यू कितना आया है, I1 का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे 6/17 एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए I1 प्लस I3 है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं I1 प्लस I3, और यहाँ पे 2 का कैलकुलेशन, यहाँ पे हम I2 का पहले लिख देते हैं, I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा,
टू टू जब या 4 हो जाएगा ना, +4, 4/17 एम्पियर। बात ही समझ में, 4 × 17 एम्पियर। अब ये देखिए BC में हमारे पास I2 - I3 है। BC में हमारे पास I2 - करंट है। तो बोल रहे हैं कि I2 का वैल्यू कितना है, तो हम यहाँ से लेंगे 4/17 -2/17 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/17 प्लस माइनस प्लस 2/17, ये है 17, हमारा LCM आ जाएगा 4 + 2 = 6/17। 6/17 कितना हो जाएगा, 6/17। कौन सा था, I2 - I3 BC से, तो 6/17 एम्पियर। अब ये एक बचा हमारे पास I1 + I3। CD से कितना जा रहा है, CD कहाँ पे है, यहाँ पे। CD से कितना करंट जा रहा है, तो बोल रहे हैं कि CD का जो वैल्यू था वो I1 + I3 था, I1 + I3। तो बोल रहे हैं कि I1 = कितना है हमारे पास, यहाँ से ले लेते हैं। I1 = 6/17 था, प्लस I3 कितना है, -2/17, ये ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो इक्वल टू हो जाएगा 6/17 - 2/17। इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, LCM लेंगे 17 और 6 - 2 हो जाएगा, तो 4/17। और सब में एम्पियर लगा देंगे क्योंकि ये करंट है। तो ईच ब्रांच से, इसके बाद I = हमको पता चल गया कि इस ब्रांच से अगर इस रेसिस्टर से लेना होगा तो कितना करंट जा रहा है, तो ये सबसे ऊपर है 10/17 एम्पियर, ठीक है ना। एक हमारा निगेटिव आंसर आया है I3 मतलब ये यहाँ से कितना करंट जाने वाला है हमारे पास, I3 -2/17 एम्पियर। बाकी सब करंट कितने में है, पॉजिटिव में है। ओके, थैंक यू। चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 10। इसमें एक मीटर ब्रिज दिया हुआ है और मीटर ब्रिज बैलेंस हो रहा है, कितना मीटर पे बैलेंस हो रहा है, 39.5 बोल रहा है, और A इंड से हो रहा है। तो बोल रहा है कि A इंड से ये 39.5 मीटर पे बैलेंस हो रहा है। तो बोल रहा है कि ये हमारा मीटर स्केल है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मीटर है, 1 मीटर। तो बोल रहा है कि ये L जो है वो 39.5 है, तो 100 - L कितना बचेगा, 60.5। ओके, ये 100। अब बोल रहे हैं कि इसमें Y जो है नॉन रेसिस्टर है, जिसका रेसिस्टेंस सबको पता है 12.5 ओम। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ X। तो हमको X का वैल्यू निकालना है। तो लिख लेते हैं कुछ जो हमारे पास गिवन है। गिवन क्या है हमारे पास, नॉन रेसिस्टेंस X ऑफ Y = कितना है, 12.5 ओम, ठीक है। इसके बाद दिया है अननोन रेसिस्टेंस ऑफ X, ठीक है। ये हमको फाइंड आउट करना है। बैलेंस पॉइंट क्या दिया हुआ है, 39.5 मीटर। तो इसको हम L मान लेते हैं। तो बोल रहा है कि रेस्ट लेंथ कितना हो जाएगा, रेस्ट लेंथ हो जाएगा 100 - L = 100 - 39.5 = 60.5 हो गया, हमारा रेस्ट लेंथ हो गया। अब ये जो लेंथ हो गया 39.5 पे बैलेंस हुआ है, मान लेते हैं कि यहाँ से लेके इंड से लेके 39.5 पे बैलेंस हुआ है। तो इन चारों के बीच में रिलेशन क्या है हमारे पास, तो बोलते हैं कि रिलेशन ये है मीटर बीच में, X/Y = L/100 - L। ये हमारा एक रिलेशन होता है कि जब हमारा मीटर ब्रिज बैलेंस में होता है, जबकि बैलेंस पॉइंट में होता है। तो हम इसका वैल्यू पुट करते हैं। X का वैल्यू नहीं पता है, 12.5 है, इक्वल टू ये 39.5 हो गया, और ये 100 - L यहीं से लिख लेते हैं 60.5। ये दोनों मीटर में है, तो X = क्या हो जाएगा, 39.5 मीटर अपॉन 60.5 मीटर इंटू 12.5 ओम। बोल रहा है मीटर कैंसिल, बोल रहा है कि इसका हम डेसिमल हटा लेते हैं। तो बोल रहा है कि 395 अपॉन 605 इंटू 12.5 ओम। बोल रहा है इस सबको कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आने वाला है 8.8
ओम। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको 395 को 12.5 में मल्टीप्लाई कीजिए और 605 से डिवाइड कीजिए। ये हमारे एक आधा सेक्शन खत्म हो गया इसमें का कि हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा x इक्वल टू 8.2। बात समझ में, 8.2। अब बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का अगला पार्ट क्या है, रेसिस्टेंस। वाई आर कनेक्टेड बिटवीन रेसिस्टर। बोल रहे कि ये दो रेसिस्टर है, उसके बीच में कॉपर का ये का ये जो स्ट्रिप बोलते हैं, कॉपर स्ट्रिप क्यों लगा हुआ है। तो दिस कॉपर स्ट्रिप इज यूज टू मिनिमाइज द रेसिस्टेंस। अब बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर कोई दूसरा मेटल यूज किया जाएगा तो उसका रेसिस्टेंस कुछ ज़्यादा हो सकता है। कॉपर इज मोर कंडक्टिव मटेरियल, तो ये रेसिस्टेंस जो है को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हम कॉपर स्ट्रिप यूज करते हैं। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज इफ एक्स एंड वाई इंटरचेंज। बोल रहा है कि एक्स को हम वाई के प्लेस में लेते हैं, वाई के प्लेस में, और यहाँ पे हम एक्स ले लेते हैं, तो बैलेंस पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। बैलेंस पॉइंट हमारा पहले कितने पे था, 39.5 पे था। तो जब हम इस दोनों रेसिस्टर को इंटरचेंज करेंगे, एक्स के जगह पे वाई को लाएंगे, वाई के जगह पर एक्स को लेके जाएंगे, तो हमारा बैलेंस पॉइंट बदल जाएगा। हमारा बैलेंस पॉइंट कितना हो जाएगा, 60.5 मीटर पे। और कहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा, ए से अभी जो बैलेंस है वो कितना है, 39.5 पॉइंट पे है। जब हम इस रेसिस्टर को इंटरचेंज करेंगे तो हमारा बैलेंस पॉइंट भी बदल जाएगा। अब यहाँ से ए से 60.5 से पे बैलेंस करेगा। दूसरा चीज़ नेक्स्ट बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज। बोल रहा है कि सेल यहाँ पे लगा हुआ है और गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगा हुआ है। तो बोल रहा है अब इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे लगा दीजिए सेल। तो सेल अगर यहाँ पे लगाएंगे और गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगाएंगे, बोल रहे हैं कि इसमें करेंट ही नहीं होगा और गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं बताएगा, क्योंकि इस सर्किट में करेंट ही नहीं होगा। ठीक है। तो सर्किट कंप्लीट करने के लिए दे आर ऑन द प्रॉपर प्लेस। थैंक यू।